हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हब टू हंट। कल तक हमने भारतीय इतिहास के कुछ पार्ट्स देखे जिसमें हमने साहित्यिक साक्ष्य और जितने भी हमारे विदेशी यात्रियों से प्राप्त होने वाले विवरण थे उन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में। आज हम जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अगले पार्ट को, जिसमें हम भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को जानेंगे। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में पुरातत्व है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पुरातत्व किसी भी प्राचीन काल की जो भी वस्तुएं हैं उनका निरीक्षण, उनका रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा या फिर कार्बन 14 के द्वारा कैसे भी करके उनके कालक्रम का निर्धारण करके हम जान सकते हैं कि यह वस्तु किस ईस्वी की, किस सदी की है। इसके बेस पे हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हमको अभिलेख, मुद्रा और स्मारक 3 पार्ट्स मिलते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख पे। अभिलेख क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अभिलेख कोई भी पुराने समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपनी कुछ जो उपलब्धियां हुआ करती थी उनको किसी शिला पर, किसी पट्ट पर या फिर पहाड़ियों पर, गुफाओं में खुदवा दिया करते थे, लिखवा दिया करते थे। इसको बोलते थे हम अभिलेख। तो कई अभिलेख हमको मिले जो पुराने काल से संबंधित है। अब अभिलेखों के क्रम में अगर आगे बढ़ें तो हम जानते हैं अभिलेख कहाँ कहाँ खुदे मिले हमको। तो अभिलेख में हमको पाषाण शिलाओं के अभिलेख मिलते हैं, स्तंभों के अभिलेख मिलते हैं, दीवारों पर खुदे हुए अभिलेख। देखो, मुद्राओं और ताम्रपत्रों पर भी जो खुदे हुए कुछ अक्षर हैं, कुछ तो पढ़े गए, कुछ तो नहीं भी पढ़े गए, लेकिन ये सब अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र कहलाता है। पुरालेख शास्त्र के नाम से अभिलेखों के अध्ययन को जानते हैं। अब इसमें अगर बात करें कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजकोई से प्राप्त होने वाला अभिलेख है। बोगजकोई एक स्थान का नाम है। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसकी जो समय आकी गई है वो 1400 ईस्वी पूर्व की आकी गई है। इसमें जो वैदिक देवता थे हमारे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन सब के नाम मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भागवत धर्म जो हमारा हिंदू धर्म का एक संप्रदाय मान सकते हैं भाग, इसमें भागवत धर्म का विकास का क्रम कब से चला, कब इसका डेवलपमेंट हुआ, यह समस्त जानकारी हमको गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। गरुड़ स्तंभ हमको मिलता है विदिशा से। विदिशा मतलब बेशनगर में स्थित। और गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था यवन राजदूत हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। अब भारतीय इतिहास के क्रम में अगर आगे बढ़े हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में, तो हमको मिलता है हाथी गुम्फा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो इसमें प्रश्न अक्सर उठाते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया। तो वी कैन अचीव, यहाँ पे आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण कलिंग के नरेश खारवेल ने कराया। कलिंग, ये वही कलिंग है जिसको सम्राट अशोक ने पराजित किया। उसके बाद इन्होंने युद्ध को एकदम से छोड़ ही दिया था, क्योंकि वहाँ पर इतना रक्तपात हुआ जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने छोड़ दिया युद्ध करना, एक प्रकार से वैराग धारण कर लिया। आगे ये भी जान लेते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख ही वह अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। फिर एक अभिलेख है साहगौरा का अभिलेख। यह अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने, और हूणों के आक्रमण का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम हमको एरण अभिलेख से मिलता है।
और एरन अभिलेख का निर्माण सेनापति भानुगुप्त ने करवाया था। रेशम बुनकर होते थे, इनकी प्रथम जानकारी मंदसौर के अभिलेख से मिलती है हमको। सम्राट अशोक के समय में काफ़ी अभिलेख लिखे गए, काफ़ी शिलालेख तैयार किए गए। तो इनके कुछ प्रमुख शिलालेखों के नाम हम स्थान जानेंगे, कहाँ कहाँ से इनके शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए, इनको याद करने का यहाँ पर मैंने ट्रिक एक दिया हुआ है। ट्रिक है शाम को जो सोए गधा। सुन के हंसी आएगी शायद आपको, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबर द प्लेस। तो शाम, सा से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे शाहबाज गढ़ी, म से मानसेहरा, को हम का माने तो का माने कालसी, जो से जौगढ़, सोए तो सोए में सोपारा, ए से एरगुंडी, गधा तो जिसमें कि ग को गिरनार और ध को धोली। तो शाम को जो सोए गधा, अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो इसमें आप जान सकते हैं कि अशोक के शिलालेख किन किन स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरगुंडी, गिरनार और धौली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मुद्रा पे बात करेंगे। ये बगल में आपको मुद्रा कुछ दिखाई दे रही हैं, पंचमार्क मुद्राएं कहते हैं इनको। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आहत सिक्कों का अध्ययन सर्वप्रथम डॉक्टर कौशाम्बी ने किया था। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या फिर पंचमार्क के सिक्के भी कहे जाते थे। और सिक्कों में अगर हम बात करें तो कुछ सिक्के हमको पकाई गई ईंटों के मिले हैं, पकाई गई मिट्टी के मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक पकाई गई मिट्टी के ईंटे सिक्के हमको कुषाण काल के मिलते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में सिक्कों को करसापण, पुराण, धरण, सतनाम इत्यादि नामों से जाना जाता है। सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का काम था यह सर्वप्रथम यवन शासकों ने शुरू किया। कनिष्क के सिक्कों से ही पता चलता है कि कनिष्क एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और समुद्रगुप्त की एक सिक्का हमको प्राप्त हुई है मुद्रा, जिसमें बीड़ा बजाते हुए उनको दिखाया गया है, जो कि यह स्पष्ट करती है कि अगर वीणा कोई आदमी बजा रहा है तो जाहिर सी बात है वो संगीत का प्रेमी होगा। तो संगीत के प्रेमी होने का प्रमाण हमको समुद्रगुप्त के कहाँ से मिलता है, तो सिक्कों से मिलता है। आगे अगर बात करें कि सबसे अधिक सिक्के किसने तैयार किए, तो सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में तैयार किए गए, वहीं के मिलते हैं हमको। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं हमको। और सबसे अधिक स्वर्ण के सिक्के हमको गुप्त काल के मिले हैं। और सबसे अधिक शुद्ध सिक्के हमको कुषाण के काल के मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हम स्मारक पे आएंगे। स्मारक मतलब एक ऐसा स्थान जो कि पुराने समय के राजाओं महाराजाओं ने मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें, इन सब का निर्माण करवाया। तो अब इनके निर्माण के बाद अब तो ये खंडहर रह गए, तो ये एक प्रकार से बस स्मारक ही बचे। तो स्मारक की श्रेणी में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब स्मारक में हमको जब देखते हैं स्मारक को, तो देखते हैं कि किस तरीके का बनाया गया है, किस शैली का प्रयोग किया गया है, किस कला का प्रयोग किया गया है। तो जो इसमें एग्जामिनेशंस में प्रश्न उठते हैं वो कला शैली से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मैंने पॉइंट आउट करा है, जिसमें हमको मिलता है कि उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली क्या थी, तो नागर शैली थी। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी, द्रविड़ शैली थी। और दक्षिणापथ के मंदिरों की कला शैली क्या थी, तो यह नागर और द्रविड़ का सम्मिलित रूप होती थी। नागर और द्रविड़ के सम्मिलित रूप को हम वेसर शैली बोलते हैं, वेसर। आगे कह रहे हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में मृद भांडों का भी काफी महत्व है। अभी जान लेते हैं मृद भांड क्या है। मृद भांड का मतलब इनको बोलते हैं वेयर्स, अंग्रेजी में इसको वेयर बोलते हैं। तो जो हमको कलश, घड़े, ऐसे बर्तन मिले उनको मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी के बर्तन हमको जो प्राप्त हुए वो मृद भांड कहलाए। तो अभी मृद भांडों में कौन कौन से मृद भांड किस किस टाइम पे मिलते हैं, तो नवपाषाण कालीन स्थलों से हमको पांडुरंग के मृद भांड मिलते हैं।
और हड़प्पा काल में हमको लाल मृदभांड मिलते हैं और उत्तर वैदिक काल में हमको चित्रधूसर मृदभांड मिलते हैं और मौर्य युग में हमको काले पॉलिश किए गए मृदभांड दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हैव ए